अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो आपको खबरें देंगे, एक तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के ऊपर जो पेशरफ्त हो रही हैं उनसे आपको आगाह करेंगे। क्या जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमरुद्दीन बाजवा, क्या वो भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, इस पर भी आपको बताएंगे जनरल बाजवा कहाँ पर हैं और क्या पेशरफ्त है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर हैं, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैं, क्या बात उन तक भी जाएगी। तो ये सब आपको बताएंगे, ये इतलात और क्या क्या और नाम आ रहे हैं, कौन कौन कैसे आ रहा है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, तो इस सब पर आपको अपडेट करेंगे। तो देखिए, एक तो अल्लाह का शुक्र है, वही ज़ात इज़्ज़त देने वाली होती है। लेकिन हमने आपको 2 रोज़ कबल आगाह किया था कि ब्रिगेडियर नईम और ब्रिगेडियर गफ़ार गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, और कल उनकी गिरफ़्तारी की खबर बिलाकर आ गई कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं। और कल हमारे जो सीनियर हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने भी ब्रिगेडियर नईम की प्रोफाइल भी बताई कि वो किस तरह से पहले कर्नल थे, जब तो वो रावलपिंडी में 2018 के इलेक्शन के इंचार्ज थे, यानी कि जो धांधली हो रही थी वो वही करवा रहे थे। और उसके बाद उनकी मैनिपुलेशन में उनकी, जैसे कहता है ना, वो देखते हुए उनको फिर आज़ाद कश्मीर भेजा गया। वहाँ पर भी उन्होंने जो इलेक्शन करवाए, जिसमें सरदार तनवीर जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने। और उस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे चलने के इल्ज़ामात भी लगे, पोस्टिंग्स के भी लगे कि ये इल्ज़ामात साबित होने पर फ़लाँ की पोस्टिंग होगी ISI से या फ़लाँ की, तो वो इस किस्म की चीज़ें चलती नहीं। तो वो ब्रिगेडियर नईम इसलिए इन चीज़ों में महारत का उनके बारे में कहा जा रहा है, इन एक्टिविटीज़ का। और ज़ाहिर बात है, ये इलेक्शन में अब ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पैसा खाने या चलाने का, लाइक अभी भी इस इलेक्शन में भी कराची में एक अफसर के बारे में है कि उनको 45 करोड़ एक हुक्मरान जमात की एक MPA ने दिए, जो कि बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, और 45 करोड़ में उन्होंने अपनी सीट जीती, यानी कि ख़रीदी। और वो मेरी उस हुक्मरान जमात के एक की शख्सियत से बात भी हुई, तो उन्होंने मुझे खुद जो बताया, उन्होंने कहा यार, से 45 करोड़ में जीती, और वो हमारे तो जो थे बड़े, ठीक है, यानी कि हमारे कायद, उन्होंने तो कहा कि यार ये कैसे सीट ले सकता है। उन्होंने कहा बस उसने फ़लाँ को दी है। और फिर वो बात जब नीचे तक पहुंची, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों तक, तो पता चला कि वहाँ पे कोई 20 करोड़ की अदायगी की हुई थी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ठीक है। तो उस पर फिर उनको सूबा बदर कर दिया गया। इसी तरह एक और सूबे में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा चलने की इतलात है, वहाँ पे कहते हैं कोई 250 अरब रुपए में तमाम नशिस्तें बेच दी गई, और फिर वो आगे अदायगी को 120 करोड़ की गई, 130 करोड़ का कोई साहब कट मार गए। वो भी उस सूबे के खुफिया मामलात को देखते हैं, तो वो साहब कोई 130 करोड़ का कट मार गए। तो ये मतलब दिस इज़ अब कोई इसमें क्या बातें होनी। तो खैर एनीवे, हमारे तो जनरल फैज़ हमीद पर, तो देखिए जनरल फैज़ हमीद ज़ेर हिरासत हैं। वो एक मेस में रह रहे हैं, हमने आपको उनकी कंडीशन तो बताई है। और कल जैसा कि डिस्क्लोज़ भी किया ISPR ने कि 3 मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, और उसमें उन्होंने जो आखिरी जो लाइन लिखी वो सबसे सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड देयर accomplices for fomenting instability at the behest of and in collision with vested political interests are continuing। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी रिटायर्ड लोगों से और उनके, जिसे कहते हैं, मुंसलिक और लोगों से ये तफ्तीश जारी है कि उन्होंने मिलजुल कर एक इदारे के अंदर बगावत करवाने की, या यानी कि उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश की, सियासी मकासद हासिल करने के लिए। तो वो इस किस्म की ये बात कर रहे हैं। तो अब चीज़ ये है कि आपको पता है, बज़ाहिर तो सब कुछ टॉप सिटी सामने रख के बताया जा रहा है कि ये भी टॉप सिटी में, ये भी टॉप सिटी में, टॉप सिटी में, लेकिन असल मामला तो दूसरा है। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि कल भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं,
और वो गिरफ्तारियां भी नाम हमारे पास नहीं है, अदरवाइज हम कर देते, लेकिन सुना है कि कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी तक सिर्फ रिटायर्ड लोगों की ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। ठीक है, और कुछ इतलात ऐसी हैं जो क्योंकि बहुत मैं अभी तक उनको उस तरह से नाम नहीं हासिल कर पाया, तो मैं आपको एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये इतलात हैं कि कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं और उन सर्विंग ऑफिसर से भी इन्हीं मामलात पर बात होगी। और ये सारा एक टोटल एक वो है कि अब ना सिर्फ पीटीआई और ये जो जनरल फैज़ मीर फैक्शन है, इसका वो जो मुबैना गठजोड़ है, जो एक इल्ज़ाम है, उसको तोड़ा जाए, बल्कि पीटीआई में एक खौफ को रीइंफोर्स किया जाए सारा। यानी कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे नवंबर 2022 में, तो एक बड़ा मुल्की सियासत में हैजान बरपा था। पीटीआई एक जिसे कहते हैं ना फुल वो थ्रॉटल पर अपना उसने एक मुहिम चलाई हुई थी, जिसमें वो फ़ौज और आईएसआई की क़यादत को भी चैलेंज कर रहे थे, और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर अपने इदारे के अंदर भी काफ़ी देख रहे थे कि डायसेंट नज़र आ रहा है, खुसूसन जो ऑफिसर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, जवानों में बहुत ज़्यादा है। तो वो बड़ा पहले तो वो सिर्फ अपने इदारे के अंदर ही चीज़ें देखते रहे कि किसी तरह से ये जो डायसेंट है और ये जो पीटीआई के लिए एक हमदर्दी है, इसको किसी तरह से विंड डाउन किया जाए। लेकिन फिर लेटर ऑन 9 मई ने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने ना सिर्फ इदारे के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल और कुछ मेजर जनरल्स और कुछ ब्रिगेडियर्स को बरतरफ करके इदारे के अंदर डायसेंट को पैगाम दिया कि नो मोर प्रो पीटीआई सेंटिमेंट्स जिसे कहते हैं ना वो टॉलरेट होंगे, बस एनफ इज़ एनफ। और इसी तरह उन्होंने बाहर भी पीटीआई के ऊपर एक सख्त क्रैकडाउन लॉन्च किया और पीटीआई के लोगों को उठाया गया, जेलों में डाला गया, पूरी की पूरी पार्टी को एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर एक झटका दिया गया कि दिस इज़ व्हाट द माइट ऑफ मिलिट्री। तो अब ये जो कुछ हो रहा है, अब ये वही एक्सरसाइज रिपीट की जा रही है 9 मई वाली, उसी तरह से री इन्फोर्स किया जा रहा है कि जो फ़ौज की क़यादत है वो बड़ी क्लियर है पीटीआई के बारे में भी, और पीटीआई के बारे में ना सिर्फ फ़ौज से बाहर बल्कि फ़ौज के अंदर भी वो पीटीआई के बारे में बड़ी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि नो पीटीआई नो एक्सेप्टेंस। पिछले दिनों जिसे कहते हैं पाकिस्तान के चले हम आपको बता देते हैं, जो डीजीआई सही लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अन्जुम हैं, उन्होंने मुलाकात की थी तकरीबन 30 के करीब कालम नवीसों और जिसे कहते हैं ना ओपिनियन मेकर से, और उसमें उन्होंने 2 बातें बड़ी क्लियरली कही थी उनको। एक तो उन्होंने कहा था कि किसी सूरत में हम पीटीआई को अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा करने देंगे और आप आने वाले दिनों में देख लेंगे इस चीज़ के साथ। और दूसरा उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पीछे हम खड़े हुए हैं और इनको नहीं हम गिरने देंगे। तो लाइक एक बड़ा क्लियर वो उनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा था। और फिर वो अब जो ऑपरेशन सारा चल रहा है, आप इसको अगर उनके बोले हुए जुमलों से कनेक्ट करें तो आपको समझ आता है कि ये क्या ब्रॉडर इसका वो गोल है। तो अब इसमें फिर और भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। इसी तरह ये भी मुतवक्के है कि अब आने वाले दिनों में शायद जो इम्कान है कुछ जिसे कहते हैं इंडस्ट्रीज यानी कि सनतकार या एलीट के लोग, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये वो लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, और अब इदारे को उनसे गिला ये है कि आपको हमने ठीक है एक वक्त में फंडिंग का कहा था कि आप पीटीआई को फ़ंड करें, क्योंकि उस वक्त हमने पार्टी चलानी थी और जो प्रो पीटीआई चैनल्स थे उनको भी आपसे फ़ंड करवाते थे, ठीक है। लेकिन जब इदारे ने पॉलिसी बदल ली और अबेंडन कर दिया प्रो पीटीआई प्रोजेक्ट, तो फिर आप लोग कैसे अभी भी पीटीआई को फ़ंड कर सकते थे। और उसमें कहते हैं कि ये जो लोग अब हिरासत में हैं, इनके बारे में ये अब इतलात हैं कि ये लोग उन सनतकारों से राब्ते में थे और जो फंड्स थे जनरेट पीटीआई के लिए ये लोग करवाते थे। तो ये एक कुछ इतलात हैं। तो कुछ सनतकारों को भी सुना है आने वाले दिनों में हिरासत में लिया जा सकता है। इसी तरह कुछ पॉलिटिशियंस भी जो मोस्ट लाइकली पीटीआई के हो सकते हैं, उनको लिया जा सकता है हिरासत में। अडयाला जेल में भी इसी तरह ऑपरेशन किया गया है, लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो इमरान खान साहब की एक ज़ुबान बंदी की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो ओवरऑल जो प्लॉट जिस तरह चल रहा है, बकौल नुसरत जावेद साहब की बात, दैट मेक सेंस
कि ये रावलपिंडी साजिश केस जैसा मामला है। रावलपिंडी साजिश केस में भी 50 की दिहाई में यही इल्ज़ाम था कि कुछ फ़ौजी अफसरान इनकलाब ला के सो कॉल्ड यानी कि बगावत करके और वो मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में लाके कम्युनिज़म का, सोशलिज़म का एक निज़ाम लाना चाहते थे। तो वो नाकाम हो गया और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी पे बहुत सख्त क्रैकडाउन भी हुआ पाकिस्तान में। तो अब भी ये कुछ उसी तरह का मामला चल रहा है कि सिर्फ फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश नहीं थी कि फ़ौज की क़यादत जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाने के लिए एक कोशिश की जा रही थी, बल्कि इस साजिश के गोल सिर्फ फ़ौज के अंदर क़यादत की तब्दीली तक नहीं थे, मुल्क के अंदर क़यादत की तब्दीली और पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए भी थे। तो ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह का एक प्लॉट इसमें उस खाके में रंग भरने की कोशिश की जा रही है इन गिरफ्तारियों से और उन मालूमात को जोड़ के, डॉट्स को कनेक्ट करके। और इसमें अब देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये किस तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन ये गिरफ्तारियां अनाउंस होती रहेंगी। कुछ ज़राए बता रहे हैं ये तकरीबन 70 से 80 लोगों की एक फहरिस्त है जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले तैयार हो गई थी कि इनको पकड़ना है और इनके बारे में ये मालूमात हैं और इसमें इनको चार्ज करना है। तो वो लिस्ट भी आने वाले दिनों में आपको उस पर गिरफ्तारियाँ होती नज़र आएंगी। उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ सर्विंग ऑफिसर्स का भी नाम है, जिसमें कुछ मेजर जनरल रैंक के लोग भी 2 के करीब हो सकते हैं और दीगर भी इस तरह के नाम चल रहे हैं। लेकिन अभी ये जिसे कहते हैं ना, ये वो है जो एक पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट लोगों के नाम उस तरह से भी सामने नहीं आ रहे। अब कुछ नामों पर बात हो रही है, वो हम आपको उस पर खबर दे देते हैं क्योंकि जो हमने चेक किया है। एक तो नाम पर जो बात हो रही है वो नाम है लेफ्टिनेंट आसिफ गफूर का, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और ये बड़े अहम पोजीशंस पर रहे हैं। कोर कमांडर कोयटा रहे हैं, DGI-SPR रहे हैं और DGI-SPR के दौर पे इनका तो बड़ा कंडक्ट मशहूर था। सहाफ़ी हों या सियासतदान हों या इख्तलाफी आवाज़ें हों, उनके साथ जो इनका रवैया होता था बड़ा तज़हीक आमेज़ होता था। लाइक ये ट्विटर पे लिटरली ट्रोलिंग कर रहे होते थे कि जनाब वो जो इख्तलाफी आवाज़ें थीं, जो लोग इख्तलाफ करते थे फ़ौज की क़यादत से या उनकी पॉलिसी से, तो ये उनको बार्किंग डॉग्स और इस किस्म की चीज़ें लिख रहे होते थे। और जिसे कहते हैं इनके अंडर एक ट्रोल की पूरी ब्रिगेड थी आज, जिसको दहशतगर्दी डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं फ़ौज की क़यादत। वो हमारे सीनियर हैं अब्बास नासिर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। तो वो कहते होते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी का बाप तो आसिफ गफूर है। तो वो चीज़ ये है कि अब उनके बारे में बहुत ज़्यादा इतलात आ रही हैं कि क्या उनके साथ कुछ होने जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो हमने इस इतला को चेक किया, हमने कुछ जितनी मेरी एक हैसियत है तो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये है कि आसिफ गफूर साहब नहीं गिरफ़्तार होने जा रहे और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने जा रही है। आसिफ गफूर साहब गो के जो फ़ौज की क़यादत जब पीटीआई को ला रही थी, बना रही थी, तो उसके बड़े इंस्ट्रूमेंटल किरदार थे। उन्होंने DGI-SPR के तौर पे पीटीआई के लिए राय आमा हमवार करने में, मीडिया में फ़ज़ा साज़गार बनाने में और फिर उस मुस्बत ख़बरें चलवाने में, 6 माह कह के 3 साढ़े 3 साल चलवाने में इनका बड़ा बुनियादी किरदार था। और पीटीआई के साथ मिल के ट्रोल ब्रिगेड बनाने में भी इनका ज़राए इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका बड़ा बुनियादी किरदार था। लेकिन ये गिरफ़्तार क्यों नहीं होंगे और क्यों कार्रवाई नहीं होगी, ये मैंने बहुत पहले भी खबर दी थी। एंड आई स्टैंड बाय माई स्टोरी कि आसिफ गफूर साहब को बहुत पहले आइडिया हो गया था, जब अभी फ़ौज की तैनाती में कई माह अभी आर्मी चीफ़ की तैनाती में रहते थे 2022 में। तो जब अंदर एक लॉबिंग चल रही थी, एक रेस चल रही थी, तो जनरल आसिफ गफूर को आइडिया हो गया था कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ़ बनने के इम्कानात बहुत रोशन होते जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत टाइमली और बहुत स्मार्टली अपनी पोजीशन स्विच करके ये जनरल आसिम मुनीर के लिए जो कैंप कोशिशें कर रहा था, ये उसमें शामिल हो गए थे। और ये उस वक्त क्योंकि जिसे कहते हैं GHQ में किसी पोजीशन पे थे और बाद में फिर ये कोयटा चले गए जब वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद हो गए हेलीकॉप्टर के हादसे में। तो इनको फिर कोयटा की पोस्टिंग मिल गई और उससे पहले ये GHQ में थे। तो वो ज़राए बताते हैं कि जो कोर कमांडर मीटिंग्स होती थी या फ़ौज की कुछ आला जर्नलों की मीटिंग्स जो होती थी
जिनमें जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ उनकी सदारत कर रहे होते थे। तो उसमें जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि लॉन्ग कोर्स वाले हमेशा जनरल आसिम मुनीर को अपोज करते थे, क्योंकि लॉन्ग कोर्स वालों की अपनी लॉबी थी, ये OTS थे, और लॉन्ग कोर्स वाले अपना आप समझते थे कि ये आर्मी चीफ की रेस में नहीं आने चाहिए, इन्होंने रिटायर हो जाना नवंबर में, ये कैसे आएंगे, तो वो इनके खिलाफ एक चलते थे। तो उनको जो जनरल आसिम मुनीर उन बैठकों में जो बात करते थे, जो फ़ौज के जनरलों की मुलाकातें होती थी, बैठक होती थी, तो उसमें जनरल आसिम मुनीर जो बात कहते थे, बाकी जो लॉन्ग कोर्स के जनरल थे वो उमूमन उसको अपोज करते थे, जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल्स थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का अगर कोई साथ देता था, इनकी बात को अगर कोई इंडोर्स करता था, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर होते थे। तो उन्होंने टाइमली अपने आप को जिसे कहते हैं ना सही सिमत में खड़ा कर लिया था, और फिर बाद वो मेरे ख्याल में अक्टूबर के सितंबर में कोर कमांडर कोयटा तैनात हो गए 2022 में। बाद में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात हो गए नवंबर में। तो अगर जनरल आसिम मुनीर को जिस तरह के आपको पता ना, जनरल फैज़ हमीद ने तो फौरी तौर पर रिटायरमेंट ले ली जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते सारी, और इसी तरह जनरल अज़हर अब्बास ने भी रिटायरमेंट ले ली। ये दो लोग की थे जो ग्रुप जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को अपोज कर रहा था, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत टाइमली ऑब्जर्व कर लिया हुआ था कि इनके ग्रुप से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल मोहम्मद आमिर जो गुजरांवाला के कोर कमांडर थे, ये टूट जाएंगे या टूट चुके हैं, और ये दोनों अकेले रह जाएंगे, जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद। तो मुझे इन घोड़ों पर बेट करने की ज़रूरत नहीं। तो वो जनरल आसिम मुनीर वाली साइड पर खड़े हो गए हुए थे। तो अब अगर ये दो जर्नल यानी कि जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद अगर जा सकते थे, तो अगर लेफ्टिनेंट आसिफ गफूर को भी कोई खदशात होते हैं कि जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या उनके बारे में उनके दिल में होगी बात, तो वो भी कुछ इस किस्म का इकदाम सोच सकते थे। लेकिन वो कोर कमांडर कोयटा तैनात रहे, और उन्होंने सितंबर 2023 तक, पिछले साल तक बतौर कोर कमांडर कोयटा अपने कंटिन्यू किया जनरल आसिम मुनीर के अंडर 1 साल उन्होंने, और जनरल आसिम मुनीर ने नहीं उनको पोस्ट आउट किया। और उसके बाद अब जबकि उनकी रिटायरमेंट का साल करीब आ गया, तो फिर उनको ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर लिया है। तो अब इस्लामाबाद आ गए हैं, यहाँ पर वो अपनी मुलाकातें करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स विजिट करते हैं, देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरी शुरू करनी है तो कैसे करनी है। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं इशारा मिला, और जो ये ख़बरें चल रही हैं, मैं कम से कम इनका कह सकता हूँ कि ये ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं। इसी तरह फिर जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनके बारे में भी कल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा है। जो वीडियो और पिक्चर्स आई जो जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ ने जो रिटायर्ड सीनियर फौजी क़यादत का जो डिनर होस्ट किया था, इशाइया होस्ट किया था, उसमें जनरल राहील शरीफ भी थे, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी थे, जनरल नदीम रज़ा भी थे जो फार्मर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे हैं, और इसी तरह दीगर सीनियर फ़ौज के जर्नैल थे। लेकिन उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का ना होना बड़ा सिग्निफिकेंट काउंट किया जा रहा था, और बाज़ लोग कहते हैं कि उनको ना बुला के जनरल आसिम मुनीर ने पैगाम दिया है कि अब वो भी रडार पर हैं, और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि वो परेशान भी हैं। लेकिन हमने जो चेक किया अपने ज़राए से, और उन ज़राए का ये बताना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क में मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो इशाइये का हिस्सा नहीं थे, और वो दुबई में अपने बेटे के पास गालबन मौजूद हैं। और इसमें जो एक बात बहुत दिलचस्प है वो ये है कि फ़ौज की क़यादत ने जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई का कोई ना फ़ैसला किया है, ना अंदिया दिया है। लेकिन हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा को बुरा भला कहने की नून लीग की क़यादत को खामोश इजाज़त ज़रूर मिली है, और इसी बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वो आजकल जनरल कमर जावेद बाजवा पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जो उन्होंने हमारी असतूर अनसेंसर्ड की खबर की तस्दीक भी की कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की भी धमकी दी थी। तो ये सब कुछ अब चीज़ें रिकॉर्ड पर आ रही हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, वो फ़ौज की इजाज़त के बगैर ये बयानात नहीं दे रहे। तो पॉलिसी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एम्बेरस आप ज़रूर कर लें,
आप उन पर इल्ज़ामात लगा लें ताकि उनका पब्लिक पोस्टर ज़रा मज़ीद नीचे आ जाए, लेकिन ये नहीं है कि उनके खिलाफ़ कोई अमली कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो फ़ौज की क़यादत नहीं होने देगी कि उनके खिलाफ़ कोई अमली कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और फिर फ्यूचर के जो आर्मी चीफ़ होंगे वो भी फिर रडार पर आ सकते हैं। माजी के भी और आर्मी चीफ़ भी रडार पे आ सकते हैं, क्योंकि सब ने ये सब कुछ किया हुआ है जो जनरल कमर बाजवा ने किया, कोई अनोखी चीज़ नहीं की हुई। सिर्फ 12 अरब के साथ से ही है ना, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं। सियासत में किरदार है तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो अभी तक जनरल कमर बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई का कोई इम्कान नहीं। और अब मलिक अहमद खान साहब भी उनकी हिमायत में सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि कोई जनरल कमर बाजवा ने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी थी। और वो जाहिर बात है, मलिक अहमद खान साहब जब इमरान खान साहब गिराव मुहिम पे काम चल रहा था तो जनरल कमर बाजवा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दरमियान जो राब्ता कार थे और मुज़ाकरात कार जो थे वो मलिक अहमद खान साहब ही थे, जो अब स्पीकर पंजाब असम्बली में है। और इसलिए मियां नवाज़ शरीफ साहब ने उनको नवाजा भी है कि उनको एक अच्छा ओहदा दिया है स्पीकर पंजाब असम्बली का, उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।